लोकसभा क्षेत्र से अपक्ष के तौर पर मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरा नाम शंकर नागेश मुटकिरी है और मैं तेलुगु समाज से आता हूँ। मैं भिवंडी, मेरा जन्म भिवंडी में हुआ है। हमारी ये 4th जनरेशन है, हम लोग 4 पीढ़ी से यहाँ पे रहते हैं भिवंडी में। तेलुगु समाज में जो पावरलूम सेक्टर में काम करने वाले हमारे जो भाई बहन हैं, गोडाउन में काम करने वाले हमारे जो भाई बहन हैं, भिवंडी में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय मुस्लिम समाज है, मराठी समाज है, इन सबको साथ में लेके चलने के लिए हमने आज भिवंडी असंगठित कामगार संगठन का शुरुआत किया है। भिवंडी का आप सब लोग जानते हैं, भिवंडी यंत्रमाग नगरी, वस्त्रोद्योग नगरी, मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से, टोरेंट पावर की वजह से, नोटबंदी की वजह से यहाँ का जो वस्त्रोद्योग उद्योग है ये पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है। यहाँ पे जो हमारे जो भाई बहन हैं, अपना रोजी रोटी के लिए भिवंडी का जो गोडाउन एरिया है, लूम बंद होने की वजह से, कारखाने का काम कम होने की वजह से गोडाउन का जो एरिया है, गोडाउन में जो पगार मिलेगा वो पगार में काम करने के लिए मजदूर वहां पे काम करने जा रहे हैं। आप सब लोग को हैरानी होगा कि भारत में जो कैदियों को जो जेल के कैदी है उनको जो पगार मिलता है उससे भी कम पगार में यहाँ पे भिवंडी के असंगठित मजदूर काम कर रहे हैं। मेरे पास आपको दिखाने के लिए ये कटिंग है, पेपर कटिंग है। यहाँ पे दिल्ली में 495 रुपए से 600 रुपए पगार एक दिन का जो कैदी है, जेल में कैदी सजा काट रहा है, उसको मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो मजदूर भाई बहन है उनको 9,000 से 12,000 पगार, मतलब 300, 400 या 500 रुपए पगार मिलता है दिन में। मतलब जो कैदी देश में जेल में है उनसे भी कम में हमको पगार यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके ऊपर कोई भी राजनेता, कोई भी आमदार, कोई भी खासदार, कोई भी मंत्री आवाज नहीं उठा रहा है। ये सबसे बड़ा समस्या लेकर हमने भिवंडी की जनता में गए थे। भिवंडी की जनता से हमने बात किया। भिवंडी की जनता ने कहा कि इस पे काम होना चाहिए। सबसे विचार करके हमने भिवंडी असंगठित कामगार संगठन का शुरुआत किया है। भिवंडी में लगभग 7 लाख मजदूर काम करते हैं। भिवंडी का जो गोडाउन एरिया है, टेक्सटाइल एरिया, यहाँ पे कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ, वसई, शाहपुर से भी लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। आने जाने का व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक का व्यवस्था है, भिवंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। लेकिन अपना रोजी रोटी के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। ये स्थानिक मुद्दा लेके हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरा बारे में आपको सबको मैंने बता दिया था पहले ही, मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। मैंने देश की आर्थिक नीतियों को सुधारने के लिए माननीय पंतप्रधान, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, इन सभी से मैंने पत्र व्यवहार किया है। कुछ सुझावों में भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने मेरा सुझाव पे कुछ काम भी किया है, उसका मेरे पास उनका रिजर्व बैंक का लेटर्स भी है मेरे पास। इसके अलावा मैंने लोन कार्ड बनाया। ये लोन कार्ड जो है मैं आपको एक खास दिखाना चाहता हूं। ये लोन कार्ड मैंने भारत सरकार को प्रपोजल भेजा है। ये लोन कार्ड चालू होने से देश में भारत सरकार को 60,000 करोड़ रुपया हर साल का इनकम होने वाला है। 1.5 लाख लोगों का रोजगार मिलने वाला है। ये इंटरनेशनल लोन कार्ड है जिसका कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क मेरे पास है। मैंने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मैंने ये प्रपोजल भेजा है, उसका वो प्रपोजल उनके विचाराधीन है। इसके अलावा देश में ये जो अभी चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये मुद्दा सबसे बड़ा होता है। स्थानिक मुद्दा तो होता ही है। भिवंडी लोकसभा जो है वो पूर्व 3 विधानसभा भिवंडी के है, शाहपुर है, मुरबाड है, इसके अलावा कल्याण है। इस सभी के मुद्दों है, सभी के प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे जो है, इसमें देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का मुद्दे के लिए मैंने जैसा आज आप सब लोग जानते हैं कि आपके सबके पास एक ही पैन कार्ड है, एक ही आधार कार्ड है, एक ही पासपोर्ट है, एक ही राशन कार्ड है। लेकिन एक आदमी का 10-10 बैंकों में अकाउंट होता है, जिससे काला धन होने का बहुत ज्यादा संभावना होता है। जो सरकारी अधिकारी होता है या राजनेता होता है वो अपने ड्राइवर के नाम पे
या कर्मचारी के नाम पे अकाउंट खोल के वहां पे पैसा काला धन तैयार करता है। तो मैंने एक प्रपोजल, मैं वित्तीय सलाहकार हूं, मैं आपका आसान भाषा में कहूं तो मैं अर्थशास्त्री का जो संशोधन होता है वो मैंने संशोधन किया है, अर्थशास्त्री हूं मैं। तो मैंने 1 पर्सन 1 बैंक अकाउंट के नाम से संशोधन करके भारत सरकार को मैंने भेजा था। इसमें रिजर्व बैंक ने मेरे को लेटर दिया है, ये कॉपीराइट है उसका, और रिजर्व बैंक ने मेरे को जो लेटर दिया है कि हमने जो 1 पर्सन 1 बैंक अकाउंट नंबर जो मैंने प्रपोजल दिया था वो 26 डिजिट का है, जिससे क्या होगा, देश में एक आदमी कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई भी एक ही नंबर उसका रहेगा, लेकिन वो कोई भी बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये ऐसा प्रपोजल है। वो बैंक को, जो रिजर्व बैंक को इतना पसंद आया और रिजर्व बैंक ने मेरे को लेटर दिया कि ये हमने उनका जो एग्जामिनेशन कमेटी होता है, कमेटी को उन्होंने रिपोर्ट भेजा है उसके ऊपर आगे काम करने के लिए। इसके अलावा आप सब लोग को मालूम होगा 2021 में लॉकडाउन में बहुत से लोगों का रोजगार छीन गया था, तो लोग अपना चाइनीज का जो लोन ऐप था उनके ऊपर कर्जा लेके अपना दिन गुजारा कर रहे थे। उसमें से भारत में लगभग 5 लाख लोगों ने आत्महत्या किया था। तो उसके खिलाफ मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अभी जो सर न्यायाधीश है माननीय चंद्रचूड़ साहब, उनके सामने मेरा एक केस था। उन्होंने रिजर्व बैंक को एक केस रेफर किया था। लॉकडाउन में 1.5 साल कोर्ट बंद होने की वजह से, ऑनलाइन होने की वजह से 600 लोन ऐप जो है वो भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो मेरी ये उपलब्धि है, मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, देश में हर साल लगभग 5 से 6 बैंक डूब जाती है, 5 से 6 फाइनेंस कंपनी डूब जाती है। इसका कारण क्या है? इनका जो कंट्रोलिंग जो है वो आरबीआई के पास नहीं है। आरबीआई क्या कहता है, ओनली लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसके पास सर्वेलेंस पावर नहीं है। सर्वेलेंस पावर मतलब क्या होता है, जैसा सीबीआई और ईडीआई, जो सीबीआई और ईडी के पास जैसा पावर्स है, किसी भी प्रीमाइसेस में जाके अटैक करने का, कागज पत्र को छाननी करने का, वो अधिकार जो है वो सिर्फ सीबीआई और ईडी को है। आरबीआई के पास वो पावर नहीं है। आरबीआई खाली लाइसेंस देता है और लाइसेंस कैंसिल करता है। ये बैंकों का आर्थिक परिस्थिति जब पूरा तरह खराब हो जाता है, तब वो आरबीआई अपना एक्शन में आता है और डायरेक्ट लाइसेंस कैंसिल कर देता है। उसके वजह से वहां पे जो हजारों लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं वो खतरे में आ जाते हैं। हमारा देश में माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने 2 लाख का जो अपना डिपॉजिट सिक्योरिटी 2 लाख का जो सिक्योरिटी था डिपॉजिट का, वो 5 लाख तक बढ़ा दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोग जितने भी भारत सरकार में जितने भी बैंक में पैसा रखेंगे, उन सभी बैंकों ने 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, क्योंकि नॉर्मली जो आदमी रिटायर होता है, रिटायर आने के बाद उसके पास जो जमा पूंजी आती है, सबसे बड़ी जमा पूंजी आती है, वो जमा पूंजी वो सबसे बड़ा भरोसा करता है बैंक को, और बैंकों में पैसा वो डिपॉजिट करता है। तो सिक्योरिटी रहने के लिए मैंने एक प्रपोजल आरबीआई को और भारत सरकार को भेजा है कि आप जितना भी पैसा बैंकों में रखोगे उसका पूरा सिक्योरिटी होना चाहिए। ये ऐसे मेरे प्रपोजल्स है। इसके अलावा आप सब लोग का सहयोग से आप जिस प्रीमाइसेस में बैठे, ये नीलकंठेश्वर देवस्थान का इमारत है, हम समाज की सेवा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में भिवंडी लोकसभा से खड़े हैं। मैं भिवंडी की आपके तरफ से, आपके माध्यम से भिवंडी की जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी मतों से मुझे चुनाव जितवाए, ताकि मैं भिवंडी का और देश का विकास कर सकूं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय राज्य घटना, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो राज्य घटना दिया है, उस राज्य घटना में लोकशाही में कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। मेरा सबसे बड़ा जो भारत की जनता को आश्वासन रहेगा, देश की जनता को आश्वासन रहेगा, भिवंडी की जनता को आश्वासन रहेगा, सबसे बड़ा जो है भिवंडी में पगार का मैं वार्ड करके दूंगा। भिवंडी का जो जनता कैदियों से भी कम पगार में जो काम कर रही है, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 5,000 रुपया कम से कम सैलरी बढ़ेगी। और हमारे जो मजदूर भाई बहन है, असंगठित मजदूर भाई बहन है, कम से कम उनका पगार 20,000 रुपया रहना चाहिए। ऐसा मेरा प्लान रहेगा। मैं वो हिसाब से मैं काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि भिवंडी का जो आवाम है, भिवंडी की जो पब्लिक है, ऑलरेडी त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, टोरेंट पावर से त्रस्त है। इनको अगर कुछ करना है तो इनका पगार बढ़ाना पड़ेगा, इनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी।
जो उनको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरी भिवंडी जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरे पे एक बार विश्वास कर लीजिए। भिवंडी में और भी नेता लोग हैं जिन्होंने आज तक आपके पगार के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं पहला ऐसा इंसान हूं जिन्होंने पगार के बारे में भी सोच रहा हूं, और मैं भिवंडी असंगठित कामगार संगठन स्थापन करके आपके लिए सेवा करने वाला हूं। आपकी सीधी लड़ाई किससे होगी? मेरी सीधी लड़ाई विचारों से है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मेरे सामने मुझे मालूम है भिवंडी के दिग्गज लोग खड़े हैं, कपिल पाटिल साहब है, बाला मामा साहब है, नीलेश सांबरे साहब है, बहुत सारे दिग्गज खड़े हैं, लेकिन भिवंडी की जनता पूरी होशियार है। भिवंडी और मुरबाड शाहपुर के लोग जो होशियार लोग हैं, वो लोग सोच समझ के मुझे वोट करेंगे। देखिए, देखा जाए तो ये चुनाव में आपका आगमन हुआ, चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं। इससे पहले भिवंडी शहर के लिए किन किन मुद्दों को लेकर आपने काम किया है कि शहर की जनता है? मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, भिवंडी में कॉलेज के टाइम से काम कर रहा हूं। विद्यार्थी परिषद जो भाजपा का विद्यार्थी संगठन है, आरएसएस का विद्यार्थी संगठन है, एबीवीपी करके, उसका मैं कॉलेज सेक्रेटरी था। मैंने अलग अलग कश्मीर आंदोलन में भी हमने छात्र आंदोलन किया है। जो फीस जो बढ़ती है उसके विरुद्ध भी हमने आंदोलन किया है। जब मैं कॉलेज में काम करता था तो हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश मंत्री थे माननीय विनोद तावड़े साहब, जो अभी केंद्रीय नेतृत्व का नेतृत्व कर रहे हैं, जो निवडणूक का बीजेपी का जो चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, विनोद तावड़े साहब तभी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के मंत्री थे। थैंक यू, धन्यवाद। 16-17 साल से भिवंडी को खून चूसने वाली कंपनी है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में आज तक कोई भी आंदोलन होता है तो उसके ऊपर टोरेंट पावर तड़ीपार की कार्रवाई करती है, पुलिस केस करती है। तो इसके लिए जो नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो डरे हुए हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि आने वाले 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उसका रिन्यूअल जो है, वो रिन्यूअल रुकना चाहिए, क्योंकि टोरेंट पावर जो ये फ्रेंचाइजी है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट रुकना चाहिए। इसके अलावा एक भिवंडी महाराष्ट्र शासन ने इनको एक आदेश दिया था टोरेंट पावर को, जो पब्लिक विजिलेंस कमेटी बनाने के लिए, जिसमें पब्लिक से भी 2-4 लोग रहेंगे और उनके कंपनी से भी 2-4